नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार पुनः समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम उपस्थित हुए हैं अपने जो है डेली प्रोग्राम के तहत, जो हमारा प्रीलिम्स को लेकर के है, जिसमें हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करवाते हैं। उसमें जो पीवाईक्यू होते हैं उनको भी हम देखते हैं, और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनके बनने की संभावना है हम उसकी भी चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो 9 है, और जो टॉपिक है कि भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां एवं बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन। तो आज जो हमारी चर्चा होनी है इसी पे होनी है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और आप लोग जल्दी से इसका उत्तर बताइए। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया एनी बेसेंट, बीजी तिलक, एम.के. गांधी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बताएं। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया एनी बेसेंट, बीजी तिलक, महात्मा गांधी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। जल्दी से आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर बताएं। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी बताया है वो एकदम सही हैं। इसका उत्तर होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। और थोड़ी सी व्याख्या देखिए, श्यामजी कृष्ण वर्मा फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। देखिए अब यहाँ जो है इसका ध्यान रखना कि कब की थी, तो फरवरी 1950 में। कहाँ की थी, तो लंदन में। और इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जिसके महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, देखिए अब सदस्यों के बारे में भी पूछा जाता है कि आपके ऑप्शन में 4 लोगों का नाम दे देगा और उसमें से एक नहीं रहेंगे और कहेगा कौन नहीं है। तो आपको ध्यान देना कि इसके महत्वपूर्ण सदस्यों में वी.डी. सावरकर, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा थे, जबकि अब्दुल्ला सुहरावर्दी इसके उपाध्यक्ष थे। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो अब्दुल्ला सुहरावर्दी हैं वो इसके उपाध्यक्ष हैं। फिर इंडिया हाउस की स्थापना भी श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में की गई। आप लोग एक बहुत ही चर्चित हाउस के बारे में पढ़े होंगे, सुने होंगे, इंडिया हाउस। तो उसकी भी स्थापना किसने की थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। कहाँ की थी, लंदन में की थी, जो कालांतर में क्रांतिकारियों का अड्डा बन गया। मतलब ये जो इंडिया हाउस था वहाँ जाकर के जो भी क्रांतिकारी जाते थे तो एक तरीके से उनका ये हॉस्टल था, वहाँ जाकर के रहते थे और एक ग्रुप होता था और उसमें ये अपनी गतिविधियों को अंजाम देते थे, रूपरेखा बनाते थे। तो सारी चीज़ें यहाँ से संचालित होती थी। इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक समाचार पत्र का भी संपादन किया। तो ये भी देख लीजिए कि इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। फिर लंदन में सरकारी तंत्र के अधिक सक्रिय होने के कारण श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस चले गए। भाई कब तक ये सब गतिविधियां आप कब तक चला पाएंगे? एक समय के बाद जब सरकार को भनक लगी कि नहीं, यहाँ जो है वो एक तरीके से हम जो ब्रिटिश सरकार है उसके खिलाफ जो गतिविधियां हो रही हैं उसको अंजाम दिया जा रहा है, तो इस संस्था पे वहाँ की सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने थोड़ा सा नियंत्रण किया। तो अब ये जो है निकल गए पेरिस, और इंडिया हाउस का जो राजनैतिक नेतृत्व है वो वी.डी. सावरकर ने संभाला। तो ये जो है इसका उत्तर हो गया आपका, ये दे दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और मुझे विश्वास है कि इसका उत्तर आप सभी बता देंगे। लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, केसर सिंह, पंडित काशीराम। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बताइए। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर कमेंट करके बताइए, और सभी लोग कमेंट करते रहिए, सभी लोग कमेंट करते रहिए। ये नहीं है सोचिए कि सर तो लाइव है नहीं, तो क्या करना है, हम सबका कमेंट देखते हैं, इसलिए सभी को कमेंट करना है और जल्दी से इसका उत्तर बताइए आप लोग। चलिए, इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर भी बताया है वो एकदम सही है। इसका उत्तर है सोहन सिंह भाकना। और थोड़ा सा व्याख्या देखिए, वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाखना ने
एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इसी संस्था ने युगांतर प्रेस, देखिए युगांतर प्रेस की स्थापना किसने किया था, तो एसोसिएशन फॉर हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था ने कर साप्ताहिक पत्रिका के रूप में गदर का प्रकाशन किया। मतलब ये जो है इस संस्था ने युगांतर प्रेस की स्थापना करी और युगांतर प्रेस द्वारा साप्ताहिक पत्रिका के रूप में गदर का प्रकाशन किया गया, जिससे इस संस्था का नाम गदर पार्टी पड़ गया। अब आप तो गदर पार्टी ही जानते हैं, तो गदर पार्टी का जो उद्भव हुआ उसके पीछे की जो कहानी है ये आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि आगे मतलब चल करके ये युगांतर प्रेस के बारे में पूछ ले, या इसका जो मदर कंपनी है जैसे एसोसिएशन फॉर हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट, इसके बारे में पूछ ले, तो इसका ध्यान रखना है। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष, देखिए अगर अध्यक्ष पूछेगा तो सोहन सिंह भाखड़ा थे, कंफ्यूज नहीं होना है, ये इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। जबकि लाला हरदयाल, देखिए आप लोग क्या होता है कि लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखड़ा में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जब भी अगर सोहन सिंह भाखड़ा है और अध्यक्ष की पूछा जाए संस्थापना किसने की थी, संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, तो सोहन सिंह भाखड़ा ही थे। जबकि लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूं कि जब भी इसकी संस्थापक पूछा जाए, संस्थापक अध्यक्ष पूछा जाए, तो आपको सोहन सिंह भाखड़ा को ही बताना है। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे, क्योंकि जनरली ये बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं कंफ्यूज होकर के, तो आपको अब कंफ्यूज नहीं होना है, इसका उत्तर आपको पता चल गया। फिर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था, सैन फ्रांसिस्को था, जो अमेरिका में था। और इसके प्रमुख सदस्यों में रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, मैडम भीकाजी कामा, भाई परमानंद और करतार सिंह सराभा आदि थे। देखिए अब थोड़ा सा आप लोग गहराई से पढ़िए, क्योंकि जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जो भी कमीशन है उनके पूछने का जो पैटर्न है अब थोड़ा सा वो डेप्थ में जाके पूछ रहे हैं, तो इसी वजह से इनके सदस्यों पे भी ध्यान दीजिए। और इसमें से कोई ऐसा सदस्य नहीं है जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा ना गया हो, चाहे वो राजा महेंद्र प्रताप हो, मैडम भीकाजी कामा हो, करतार सिंह सराभा हो, बरकतुल्ला हो, तो इसका आपको ध्यान रखना है, इनके सदस्यों के भी बारे में जानते रहिए। तो ये कुछ फैक्ट थे महत्वपूर्ण। अब आइए अगले प्रश्न पे देखते हैं। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। बारिंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चटर्जी, रास बिहारी बोस। उपयुक्त में से कौन गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा या जुड़े थे? आपको इसमें बताना है कि इन लोगों में कौन गदर पार्टी से सक्रिय रूप से जुड़े थे। और यदि मेरा पीछे का अभी आप लोगों ने व्याख्या ध्यान से देखी होगी तो आपको इस प्रश्न को करने में दिक्कत नहीं होगी, ये यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि व्याख्या जो मैं करा रहा हूं इसका तो बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न जो है वो उन्हीं व्याख्याओं से आएगा। तो जल्दी से आप लोग इसका उत्तर दें, जल्दी से आप लोग बताइए। जल्दी जल्दी आप लोग इसका उत्तर दें। चलिए, इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है वो एकदम सही है, और इसमें केवल रास बिहारी जो बोस हैं, अभी मैंने पीछे ही बताया, वही गदर पार्टी के सक्रिय सदस्य थे और जुड़े हुए थे। बाकी ये इन दोनों का संबंध किसी दूसरे आंदोलन से था। आइए व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, इसमें क्या व्याख्या देखना पीछे तो मैंने बताया ही है, तो अगले प्रश्न पे आ जाइए आप लोग। मैडम भीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बताइए। मैडम भीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैडम कामा ने 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, पहला पॉइंट। दूसरा, मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही हैं। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। इसमें से कौन कथन सही है? ए 1 2 3, बी केवल 2 3, सी 1 2 और डी केवल 3। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बताइए।
कमेंट करते रहिए और हम सबका कमेंट देखेंगे, और जो कमेंट करेगा वो समझ लीजिए कि वही सही मायने में पार्टिसिपेट कर रहा है और वो आगे चल कर के अच्छा करेगा। देखिए, आप अपनी जिम्मेदारियों से भागिए नहीं, जिम्मेदारियों का निर्वहन करिए। यदि आप यहाँ पढ़ रहे हैं, समय बिता रहे हैं इस चैनल पे, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़िए और विश्वास मानिए आपके क्वेश्चंस यहीं से रहेंगे, तो इसकी गारंटी हम देते हैं, बशर्ते आप जो है पार्टिसिपेट करिए। ठीक है, इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बताया है, देखिए ये ऑप्शन तो गलत हो गया और 2-3 सही है, तो 2-3 बी में है, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। और आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भीखाजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थी। इनका जन्म 24 सितंबर 1861 को गुजरात के नवसारी में रहने वाले एक पारसी परिवार में हुआ था। मतलब गुजरात का जो नवसारी है वहाँ इनके माता पिता रहते थे, जो पारसी धर्म को मानने वाले थे, वहीं इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 24 सितंबर 1861 को। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव थी, एकदम सही बात है, और इन्हें ही भारतीय क्रांति की माँ या जननी भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, और बहुत बार पूछा गया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वहाँ एनी बेसेंट दे देगा, सरोजनी नायडू दे देगा, ऐसे दे देगा और आपको कंफ्यूज करा देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये मैडम कामा थी, जिन्हें भारतीय क्रांति की माँ या जननी कहा जाता है। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में, देखिए जो है वो फ्रांस नहीं है, वो जर्मनी है, तो इस देश का, और यही जो है ऑप्शन इसी वजह से गलत हो गया कि जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में इन्होंने भारतीय स्वाधीनता का झंडा फहराया था। तो ये आपका जो है उत्तर है, और व्याख्या को आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? राजगुरु तथा सुखदेव, खुदीराम बोस तथा सूर्यसेन, मदन लाल ढींगरा एवं ऊधम सिंह, करतार सिंह सराभा तथा अशफाक उल्ला खां। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बताइए, और मुझे विश्वास है कि इसका आप लोग उत्तर बता रहे होंगे, सभी बता रहे होंगे। देखिए, मेरा ये लक्ष्य ही नहीं है कि मैं आपको बहुत कठिन प्रश्न बना दूं और उसमें आपको उलझा दूं और अपनी योग्यता साबित कर दूं कि नहीं देखो मैं कितना योग्य हूं, और आपको फिर उससे कोई लाभ ना मिले। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको जो क्वेश्चंस, जो प्रश्न आए हुए हैं, उन्हीं को कराते हुए और आपको एक तरीका बताना है कि आगे जो प्रश्न है वो कैसे प्रश्न आ सकते हैं और आपको उनको कैसे टैकल करना है, कैसे आपको उसको सॉल्व करना है। तो इसीलिए आपको प्रश्न थोड़ा हल्का लग रहा होगा, लेकिन ये हल्के प्रश्न नहीं, यही वाकई में कमीशन द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। आप बहुत से टेस्ट सीरीज में देखते होंगे, ऐसा ऐसा प्रश्न पूछ लेता है कि बच्चा सोचने मजबूर हो जाता है कि हमारी पढ़ाई तो कुछ हुई नहीं है। लेकिन वहाँ बच्चा गलत नहीं है, वहाँ टेस्ट पेपर बनाने वाले लोग गलत हैं कि जो वाकई में कमीशन के पैटर्न को फॉलो ही नहीं करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये मैं अपने से नहीं बना रहा हूँ, ये कमीशन द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं, यूपीएससी में पूछे गए हैं, स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं। तो आप लोग परेशान मत होइएगा कि, और प्रश्न ऐसे ही आते हैं। तो जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बताएं, और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी बताया है वो एकदम सही है। और थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लीजिए। मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में कर्जन वैली, नहीं है ये वायली है, सुधार कर लीजिएगा, कर्जन वायली की हत्या कर दी। ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर की मार्च 1940 में लंदन में हत्या कर दी गई थी। तो ये जो दो हमारे क्रांतिकारी थे, इन लोगों ने लंदन में जो है अपने दुश्मनों की हत्या की थी। उसमें कर्जन वैली मारे गए थे और माइकल ओ डायर मारे गए थे। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा मदन लाल ढींगरा एवं ऊधम सिंह। चलिए अगले प्रश्न को देखिए आप लोग। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। गदर पार्टी की स्थापना, चटगांव शस्त्रागार छापा, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना, केंद्रीय असेंबली में बम कांड। आपको इसमें ये बताना है कि कौन घटना पहले घटी है और कौन सबसे बाद में, उसी क्रम में अरेंज करना है।
जल्दी से इसका उत्तर बताइए क्या होगा। छठवें का उत्तर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। गदर पार्टी, बर्लिन में इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना, केंद्रीय असेंबली बम कांड, चटगांव शस्त्रागार छापा। और आजकल ऐसे प्रश्न खूब पूछे जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा घटनाओं पे भी ध्यान देना है कि कौन सी घटनाएं कब घटित हुई, और उसको सुमेलित करने के लिए भी पूछ लेता है। तो चलिए, इसमें जिन लोगों ने ए बताया है वो एकदम सही है, और इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिए। देखिए, गदर पार्टी की जो स्थापना होती है, मैंने अभी पीछे ही बताया है कि 21 अप्रैल 1913 को होती है, और फिर बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1914 में होती है। देखिए, अब ये पूछा जा चुका है, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि देखिए, बर्लिन हटा देगा और इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1914 में कहाँ हुई थी। तो अब आगे आप प्रश्न के लिए तैयार रहिए। ये आपसे पूछेगा कि इंडियन इंडिपेंडेंट कमेटी की स्थापना 1914 में कहाँ हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है कि बर्लिन में हुई थी। और फिर केंद्रीय असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929, ये तो आप सभी जानते हैं। साथ ही साथ चटगांव शस्त्रागार छापा जो है वो मास्टर सूर्य सेन के नेतृत्व में जो हुआ था, आपने पीछे क्लास में पढ़ा ही है, वो हुआ था 18 अप्रैल 1930। तो इसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, अगले प्रश्न को देखिए आप लोग। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए। जल्दी से आप लोग बताइए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि स्वदेशी और बहिष्कार को किस घटना के बाद अपनाया गया था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन की भारत यात्रा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग को तो मजा आ रहा होगा। लेकिन चलिए, हम इसी आसान क्वेश्चन से कठिन की तरफ भी जाएंगे। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे वो आपको बताएंगे, और जो जहां से फिर आगे प्रश्न बनने की संभावना होगी उसकी भी चर्चा करेंगे। तो ठीक है, 7 नंबर में जिसमें ए बताया और सभी लोगों ने ए ही बताया होगा, तो ये एकदम सही है। और थोड़ा सा इसका व्याख्या आप लोग देखिए, एक मिनट। हाँ, ये देखिए, यहाँ ए है, लेकिन आप उत्तर में वो मिसप्रिंट हो गया है, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको ए कर लीजिएगा। ये डी नहीं है, ये ए है। 20 जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से हमेशा प्रश्न बनते हैं, इसलिए मेरा ये उद्देश्य है कि हम आपको बंगाल विभाजन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं हम उनको यहीं करवा दें, ताकि आपको कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत ना रहे। और इससे संबंधित कोई प्रश्न आए तो आप एक पेज में आपको इससे संबंधित जो भी प्रश्न हो उनका उत्तर आप दे सकने में सक्षम रहें। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि 20 जुलाई 1905, देखिए इसमें डेट भी याद रखना है कि 20 जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का निर्णय लिया, पहला पॉइंट। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ, मतलब 20 जुलाई को निर्णय लिया जाता है कर्जन द्वारा, और 16 अक्टूबर को जो है विभाजन लागू हो जाता है। और फिर 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है। ये 3 चीज आप पहले देख लीजिए कि लागू, पहले तो निर्णय कब होता है 20 जुलाई, फिर लागू कब होता है 16 अक्टूबर 1905 को, और ये जो निर्णय है फिर इसको रद्द कब किया जाता है 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को राष्ट्रवादियों द्वारा आंदोलन की शुरुआत की गई। देखिए 20 जुलाई को जब लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन का निर्णय लेता है और न्यूज़पेपर पत्रिकाओं में ये घटना छपती है,
तो जो बंगाल के जो बुद्धिजीवी लोग हैं या देश के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो इस घटना को समझ रहे थे कि अंग्रेजों की चाल है, वो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना चाहते थे। तो वही वो कहा जा रहा है कि फिर 7 अगस्त को राष्ट्रवादियों द्वारा आंदोलन की शुरुआत की गई। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि पूछा जाता है कि इसके नेता कौन थे। तो नेता कौन थे, तो कृष्ण कुमार मित्र एवं सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन कलकत्ता के टाउन हॉल में हुआ। मतलब स्वदेशी आंदोलन का अगर प्रारंभिक नेतृत्व की बात पूछा जाए कि प्रारंभिक नेतृत्व किसने किया था, तो कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। जहां स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। मतलब ये जो बैठक हुई 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में, किसके नेतृत्व में, कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में। तो यहाँ निर्णय क्या हुआ कि हमको जो है स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ करना है और जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है। तो यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। फिर थोड़ा आगे देखिए इसमें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। चूंकि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया, मैंने पीछे ही बताया है कि 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था, अतः राष्ट्रवादियों द्वारा इसे शोक दिवस के रूप में मनाया गया। मतलब ये भी कहा जाता है कि शोक दिवस के रूप में किसे मनाया जाता है, तो जिस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। मतलब 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया। कहाँ, बंगाल में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे राखी दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया। देखिए ये भी आपसे पूछा जा सकता था, पूछा जा सकता है कि किसने जो है राखी दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया था। तो ये थे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा जो समस्या थी वो हिंदू मुस्लिम एकता के टूटने की थी। तो वो एकता बनाए रखने के लिए इन्होंने ये प्रपोजल रखा कि नहीं, जो हिंदू मुस्लिम जो लोग हैं एक दूसरे को, सभी जाति धर्म के लोग जो है एक दूसरे को राखी बांधें और अपने भाईचारा को प्रदर्शित करें। तो ये प्रयास किया गया था। फिर बंगाल के विभाजन के विरुद्ध आंदोलन का प्रारंभिक नेतृत्व करता सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं कृष्ण कुमार मित्र थे, ये तो मैंने पीछे ही बता दिया है। फिर बंगाल विभाजन को लेकर सुरेंद्र बनर्जी ने कहा था, देखिए इसको आजकल कमीशन वाले करते क्या है कि कोई स्टेटमेंट दे देंगे और कहेंगे कि ये स्टेटमेंट किसका है। जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, तो ऐसे दे दिया जाएगा कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। बंगाल विभाजन को लेकर ये कौन से राष्ट्रवादी का कथन है, उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी होगा, कृष्ण कुमार मित्र भी होगा। फिर एक दो बंगाल के और क्रांतिकारी या नेताओं की बात कर देंगे और आपको कंफ्यूज करा देंगे। तो इसका ध्यान रखना है कि अगर बम की तरह गिरा तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाने को लेकर इसे निष्ठुर बर्बादी कहा था। देखिए टैगोर जो है इस आंदोलन का समर्थन तो कर रहे थे, लेकिन उस समय जो विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जा रही थी, मतलब विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार स्वरूप उन कपड़ों में आग लगा दिया जा रहा था, तो इसको इन्होंने अच्छा नहीं माना था और इसको कहा था कि ये तो एक तरीके से निष्ठुर बर्बादी है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसने कहा था, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। और इसी में आगे थोड़ा सा और है, उसको भी आप लोग देखें कि 1906 में तत्कालीन वायसराय मिंटो द्वितीय ने अरुणडेल कमेटी का गठन किया। देखिए ये अरुणडेल कमेटी भी ध्यान रखना है और मिंटो द्वितीय को भी ध्यान रखना है कि गठन किया, जिसका कार्य वायसराय को राजनीतिक सुधारों के लिए सुझाव देना था। मतलब ये पूछ ले कि अरुणडेल कमेटी का गठन किसने किया था, तो मिंटो द्वितीय ने किया था और कार्य क्या था, तो राजनीतिक सुधारों के लिए सुझाव देना था। और इसी कमेटी ने विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने का सुझाव दिया था। आपने पीछे पढ़ा है ना कि 1911 में फिर जो है बंगाल विभाजन रद्द हो गया, तो इन्होंने ही सुझाव दिया था कि जो है बंगाल विभाजन को एक तरीके से रद्द करके उसे पुनः संयुक्त कर दिया जाए। तो किसने कहा था, अरुणडेल कमेटी ने, और उसका गठन किसने किया था, वायसराय मिंटो द्वितीय ने। कब किया था, 1906 में। इसका ध्यान रखना है, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। फिर आगे इसी में पूछा जाता है कि
इसके नेता कौन थे? जैसे ये आंदोलन जो है वो बंगाल तक तो सीमित नहीं रहा, ये भारत अखिल भारतीय स्तर पे इसकी उपस्थिति दर्ज की गई। तो पूरे भारत में कहाँ कहाँ इसके कौन कौन से नेता थे? तो देखिए, अगर आपसे पूरे पूछे कि बम्बई और पुणे में कौन नेतृत्व कर रहा था, तो लोकमान्य तिलक और इनकी पुत्री केतकर थी, जो बम्बई और पुणे में थी। पंजाब एवं उत्तर प्रदेश की यदि बात किया जाए तो ये अजीत सिंह, लाला लाजपत राय एवं श्रद्धानंद। पंजाब उत्तर प्रदेश में ये लोग लीड कर रहे थे इस आंदोलन को। दिल्ली में कौन था? हैदर रजा थे, सैयद हैदर रजा थे। और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू थे। मद्रास में कौन था? चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू। तो ये जितने भी फैक्ट हैं ये स्वदेशी आंदोलन से संबंधित थे, बंगाल विभाजन से संबंधित थे। और विश्वास मानिए कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, बस आप जो है इसको ध्यान से रिवीजन करते रहिएगा। और रिवीजन का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप जो है नोट करते रहिए जो हमारा ये है। और अगर आप नोट नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। चलिए आगे देखिए आप लोग, अगला प्रश्न। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। स्वदेशी आंदोलन के एक अव्यय के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना थी। जल्दी से आप लोग बताइए इसका उत्तर क्या होगा कमेंट में। 8 नंबर। जल्दी से आप लोग बताइए। चलिए इसमें देखिए, इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया, ये एकदम सही बात है। और स्वदेशी आंदोलन के एक अव्यय के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी, ये भी सही बात है। तो इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है। और थोड़ा सा इसकी व्याख्या आप लोग देखिए। स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय शिल्पकारों तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाई स्वदेशी आंदोलन में आप देखेंगे ही कि जो स्वदेशी अपनाने की जो बात होती है तो उसके तहत जब स्वदेशी अपनाई जाएगी तो जो स्वदेशी कर्मकार लोग हैं, जो स्वदेशी कामगार लोग हैं, उनको उनके कार्यों को बढ़ावा मिलेगा, उनके उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। तो वही इसमें कहा जा रहा है। और इसका फैक्ट भी है कि फैक्ट ये है कि कलकत्ता कस्टम ऑफिस के अनुसार इस समय सूती वस्त्र आयात में 22% एवं जूता चप्पल आयात में 68% की कमी आई थी। मतलब ये जो स्टेटमेंट है इसके पीछे का तर्क भी है कि कलकत्ता का जो कस्टम विभाग है उस समय का जो आंकड़ा सार्वजनिक किया तो उसमें ये देखा भी गया कि इस आंदोलन का कितना व्यापक असर जनमानस पे पड़ा कि जो सूती वस्त्र का आयात जो हम विदेशों से करते थे, विदेश का मतलब ब्रिटेन से जो करते थे, उसके आयात में मतलब उसको मंगाने में 22% तक की कमी हो गई। और जूता चप्पल में तो 68% तक की कमी दर्ज की गई। एवं हथकरघा उद्योग, लोहा एवं इस्पात उद्योग, केमिकल उद्योग एवं चमड़ा उद्योग को व्यापक प्रोत्साहन मिला। मतलब जो भारतीय हथकरघा उद्योग था, लोहा एवं इस्पात उद्योग था, केमिकल उद्योग एवं चमड़ा उद्योग को व्यापक प्रोत्साहन मिला। तो ये एकदम सही बात है। तो आपका पहला स्टेटमेंट हो गया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1906 का गठन किया गया। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है और इसका आप लोग बहुत ध्यान से रिवीजन कर लीजिएगा कि इस पे ही फर्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया था। तो 1906 में किया गया था, स्वदेशी आंदोलन के दौरान किया गया था, जिसका उद्देश्य भारतीय नियंत्रण में साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीक शिक्षा दी जाए। मतलब ये साहित्य, विज्ञान और टेक्निक की शिक्षा देना चाहते थे, वो भी भारतीय भाषाओं में, भारतीय लोगों के द्वारा, भारतीय नियंत्रण में। तो ये प्रयास था। 14 अगस्त 1906 को बंगाल नेशनल कॉलेज एवं स्कूल की स्थापना हुई। देखिए यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बंगाल
नेशनल कॉलेज एवं स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो 14 अगस्त 1906 को हुई थी। और नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल अरविंद घोष थे। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसके प्रिंसिपल कौन थे, तो अरविंद घोष थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे। जल्दी से बताइए आप लोग कि ये पत्रकार जो थे H.W. नेविंसन किस घटना से जुड़े थे? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएं, और सभी लोग को बताना है, सभी लोग इसका उत्तर बताएं। स्वदेशी आंदोलन से कौन सा पत्रकार जुड़ा हुआ था? ब्रिटिश पत्रकार थे ये। चलिए, इसमें जिन लोगों ने सी बताया है वो एकदम सही है, स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। और थोड़ा सा जान लीजिए कि ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने लगभग 4 महीने भारत में रहकर मैनचेस्टर, ग्लासगो हेराल्ड तथा डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। अब आगे आपसे पूछ सकता है, यही स्टेटमेंट दे देगा, और इससे कौन सा पत्रकार संबंधित था? तो मैनचेस्टर, ग्लासगो हेराल्ड और डेली क्रॉनिकल से कौन संबंधित थे? तो H.W. नेविंसन थे। और कब थे? तो ये स्वदेशी मूवमेंट के समय थे। कालांतर में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि कालांतर में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम से पुस्तक के रूप में भी संपादित किया। तो अब आपका अगला प्रश्न कहाँ से आएगा? तो अगला प्रश्न जो है आपका इन्हीं समूह से बनेगा। या ये स्टेटमेंट दे देगा या ये स्टेटमेंट दे देगा कि द न्यू स्पिरिट इन इंडिया के लेखक कौन है। तो आपको ये इसका भी ध्यान रखना है कि इसके जो लेखक है H.W. नेविंसन है। साथ ही साथ देखिए, बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं कि कुछ पत्रकार और भी थे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में भी थे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में भी। तो अगर मिलता जुलता है, अगर इन तीनों का नाम आ जाए तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए देखिए, मैंने उन दोनों लोगों का भी नाम नीचे दे दिया है कि वेब मिलर जो थे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े थे। कौन सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा था? तो वेब मिलर। देखिए, जो मिलर है, वेब मिलर, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से, तथा जो लुई फिशर थे, लुई फिशर जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। तो इसका भी ध्यान रखना है कि H.W. नेविंसन स्वदेशी आंदोलन से थे, वेब मिलर सविनय अवज्ञा आंदोलन से थे, और लुई फिशर जो थे वो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखिए, हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए कि भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। किसने की थी? जल्दी से आप लोग बताइए, जल्दी से आप लोग इसका उत्तर दीजिए। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। कैसी चल रही है तैयारी? आप लोगों को कैसा लग रहा है प्रश्न? चलिए, इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर ए बताया है वो एकदम सही है। इसका उत्तर होगा अवनींद्रनाथ टैगोर। और थोड़ी सी इसकी व्याख्या आप लोग देखें। अवनींद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1907 में, देखिए अब ये वर्ष भी ध्यान रखिएगा कि 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ टैगोर के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। तो ये आपका पहला फैक्ट है। इस संस्था का उद्देश्य प्राचीन भारतीय कला मूल्यों को पुनर्जीवित करना एवं आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना को जागृत करना था। मतलब कभी ये भी पूछ सकता है कि इस सोसाइटी का, मतलब ये जो आर्ट संस्था थी, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य यही था कि प्राचीन भारतीय कला मूल्यों को पुनर्जीवित करना एवं आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना को जागृत करना। फिर नंदलाल बोस,
एवं अमृता शेरगिल भारत के अग्रणी चित्रकारों में से एक थे। ये लोग भी भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकार रहे हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में इन दोनों लोगों की, नंदलाल बोस की और अमृता शेरगिल की, एक एक जो है वो पेंटिंग के बारे में बताएंगे जो इनकी फेमस पेंटिंग है। एक एक पेंटिंग दोनों लोग को बताना है, देखें कौन बता सकता है। और बहुत संभावना है कि कोई इनके नाम की कोई पेंटिंग दे दे और आपसे जीएस में पूछ ले कि कौन इससे संबंधित था। तो आप लोग चूंकि ऑप्शन में है ये नाम, तो थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लीजिए। तो आप लोग का ये होमवर्क है और आप सभी लोग ईमानदारी से कमेंट करके बताएंगे नंदलाल बोस की कोई एक पेंटिंग और अमृता शेरगिल की भी कोई एक पेंटिंग आपको बताना है। तो चलिए, आज का जो हमारा सेशन था वो तो यहीं तक था, आगे आप लोग और देख लें। देखिए, ये हमारे समृद्धि आईएएस का जो है वो टेलीग्राम चैनल है और ये इससे आप लोग जुड़िए, इसका फ़ायदा बहुत है। पहला फ़ायदा तो यही है कि अभी मैंने जो पढ़ाया है इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको ये पता होगा कि हमारा जो है वो मेंस प्रोग्राम भी चल रहा है, करंट अफेयर्स में भी हमारी क्लासेस आती हैं, तो आपको वहाँ सारा पीडीएफ जो है वहाँ मिल जाएगा। और यदि आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप जो है अपने उत्तर को लिख करके भेजिए, हम उसकी मार्किंग भी कर देंगे। और वहाँ चूंकि बच्चे ऑलरेडी पहले से उत्तर लेखन का कार्य कर रहे हैं, तो वो आप वहाँ ग्रुप में जुड़ने से एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी आपको देखने को मिलेगी, तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें। साथ ही साथ ये हमारे समृद्धि आईएएस का जो है यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इसे आगे बढ़ाइए। और अभी जाइएगा नहीं, एक लास्ट में एक घोषणा और है, इसको भी देखें। देखिए, अगर चूंकि ये हमारा लेक्चर 9 है और अभी जो हमारी शुरुआत है वो आधुनिक भारत से हुई है, तो पीछे के लेक्चर 8 जो है वो हो चुके हैं। तो हमारा जो 8वां लेक्चर था वो कांग्रेस में नरम दल एवं गरम दल तथा भारत में क्रांतिकारी आंदोलन पे था। यदि आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। देखिए, महत्वपूर्ण तो सभी हैं, यदि आप तैयारी के फेज में है तो आप अगर साथ साथ तैयारी कर लें, अभी हमारा चूंकि आधुनिक भारत चल रहा है, तो आप अगर वहाँ से पूरा देख लें तो बहुत अच्छा है, और आप इसको तो ज़रूर देखें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।